नमस्ते। आज आप सभी का मैं इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जंगेड़ आज आप सभी के सामने बीएड सेकेंड ईयर का विषय एवं शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या फर्स्ट का टॉपिक समता और समानता। जैसा कि पहले वाले वीडियोस में मैंने इसके 3 पार्ट्स आप लोग सभी लोगों को बताए थे, जिसमें पहला हमारा जाति था, दूसरा हमारा वर्ग, तीसरा हमारा धर्म और जातीय था। और आज हम जो बात करेंगे वो है अक्षमता, जो समता और समानता का पार्ट 4 है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि असमता क्या होती है। सबसे पहले बच्चों, हम असमता के बारे में जानना चाहेंगे कि असमता क्या होती है। तो सबसे पहले असमता मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असमता व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है। अक्षमता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है और अपनी सामाजिक भी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि किसी भी जनसंख्या का 10% भाग अक्षम हो सकता है। तो अक्षमता का जो अर्थ होता है वो होता है क्षमता रहित होना। अक्षमता के कई कारण हो सकते हैं, मैंने जैसे आपको भी बताया, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। इन सभी कारणों के कारण व्यक्ति अक्षम होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा जो प्रकार आता है वो है शारीरिक अक्षमता। शारीरिक अक्षमता, जैसे कि पता है हमें, इससे नाम से ही लग रहा है कि शारीरिक मतलब जिसमें शरीर में कोई दिक्कत हो। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में शरीर का कोई अंग सही प्रकार से काम नहीं करता, जैसे हाथ, पैर, आँख, कान इत्यादि। इसकी वजह से व्यक्ति लंगड़ा भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, गूंगा भी हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। और यह अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और बाद में किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकती है। मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तो हो सकता है कि ये जो अक्षमता है वो हमें जन्म से ही प्राप्त हो, या ये भी हो सकता है कि किसी दुर्घटना के कारण हमें यह अक्षमता प्राप्त हो जाए। दूसरा मैं बात करना चाहूँगी मानसिक असमता। इस प्रकार की अक्षमता का पता बुद्धि लब्धि, जो हमारा आईक्यू लेवल होता है, जो हम साइकोलॉजी में बुद्धि जो पढ़ते हैं उसमें हमारा बुद्धि लब्धि परीक्षण आता है, जिसको आईक्यू टेस्ट भी कहते हैं हम लोग, के आधार पर चलता है। बुद्धि लब्धि निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। बुद्धि लब्धि शैक्षिक आयु, वास्तविक आयु से हम ज्ञात कर सकते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि अंक 70 से कम आता है उन्हें मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। इन बालकों को सीखने की गति कैसी होती है? मंद होती है, जिसकी वजह से यह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिनका आईक्यू लेवल कितना होता है? 70 से कम होता है। इनमें से कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, देखा ना, अपने शारीरिक विकास मतलब जिसमें शरीर के अंगों में कोई दिक्कत होती है, मानसिक विकास जिसका आईक्यू लेवल कम होता है, और अब हम बात करते हैं सामाजिक अक्षमता की। परिवार में कोई भी कमी होती है, कोई भी गरीबी होती है, शारीरिक अक्षमता होती है, किसी भी वजह से कुछ बच्चे हीन भावना का क्या होते हैं? शिकार हो जाते हैं। वह अन्य बच्चों से मेलजोल नहीं कर पाते हैं तथा अध्यापकों से अपनी समस्या भी नहीं पूछ पाते। तो बच्चा सामाजिक रूप से अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता और असंतोष का क्या होता है? शिकार हो जाता है। फिर हमारा जो चौथा प्रकार है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जिनके कारण बच्चे पूरी तरह से सामान्य रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, जैसे कि उनका ध्यान केंद्रित न कर पाना, अक्षरों को न पहचान पाना, अपनी बात को सही प्रकार से संप्रेषित न कर पाना। कुछ बच्चे होते हैं ना बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे पढ़ने में थोड़े बहुत ऐसे उनको सब कुछ आता है, लेकिन जब उनसे कोई कुछ पूछता है तो वो अपनी बात को अच्छे से दूसरे के सामने संप्रेषित नहीं कर पाते और अक्षरों को वो पहचान नहीं पाते, या उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। मतलब अगर पढ़ने बैठता है तो उसका ध्यान कहीं और चला जाता है।
तो वो होते हैं हमारे मनोवैज्ञानिक कारण। तो इस प्रकार की समस्याओं के चलते बच्चा अन्य बच्चों की भांति कक्षा में सामान्य रूप से भागीदारी नहीं कर पाता और अन्य बच्चों से क्या रहता है, वो पीछे रह जाता है। तो अध्यापक भी कई बार उनकी समस्या नहीं समझ पाते और बच्चों को उपेक्षित कर देते हैं। बच्चों देखो क्या होता है कि समस्या कोई भी हो परंतु बालक तो सभी समान हैं, सभी भगवान की क्या है, सुंदर कृति है। परंतु अक्षम बच्चे अधिकतर माता पिता व अध्यापकों द्वारा भेदभाव का शिकार हो जाते हैं। तो जैसा बच्चों आपने देखा कि अक्षमता के 4 प्रकार हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण। अब हम आगे बात करते हैं अक्षम के लिए समानता की आवश्यकता। हम अक्षमता को दूर कैसे कर सकते हैं और उसकी आवश्यकता को हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अक्षम लोग भी समाज का अभिन्न अंग है। इन्हें भी अन्य व्यक्तियों की भांति भोजन, आवास, निवास, प्यार, सहानुभूति और अपनी पहचान बनाने का अधिकार है। तो जिसमें हम पहले जो बात करते हैं वो आता है लोकतंत्र की भावना की स्थापना हेतु। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार प्राप्त है। लोकतंत्र की भावना अर्थात सभी नागरिकों को सहभागिता तब तक सच्चे अर्थ में स्थापित नहीं हो सकती जब तक अक्षम लोगों को भी समान भागीदारी न मिले। तो लोकतंत्र की भावना की स्थापना हमें करनी चाहिए। नागरिकों की सहभागिता को सच्चे अर्थ में स्थापित नहीं हो पा रहा है तो हमें उसे समान भागीदारी दिलवानी चाहिए। आगे हम बात करते हैं अनिवार्य शिक्षा। शिक्षा का अधिकार धारा 21A के तहत जो मूलाधिकार भी है उसके अंतर्गत सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक अक्षम बालक भी पर्याप्त शिक्षा प्राप्त न कर ले। तो 21A में यही बताया गया है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो कोई सा भी बालक हो। ये नहीं है कि जो सामान्य, जिसका IQ लेवल सामान्य है वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है, ये उच्च लेवल वाला। सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार समान बनाए गए हैं और वे अपने अधिकारों को जानें और अपनी अक्षमता को दूर करके और अच्छे से अपनी शिक्षा प्राप्त करें। फिर आता है आत्मनिर्भरता हेतु। अक्षम बालक यदि शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर दूसरों पर बोझ बनकर नहीं रहेंगे। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो कि उनकी क्षमता और उनकी आवश्यकता के अनुरूप संलग्न कर सके। मतलब अक्षम बालकों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उन्हें दूसरों पर बोझ बनाकर हमें नहीं रखना है। आगे बात करते हैं हम आत्मसम्मान प्राप्ति के लिए। अक्षम यदि आत्मनिर्भर हो जाए तो वह देश की उन्नति में भाग ले सकते हैं और साथ साथ सम्मान के साथ जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं और इनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मसम्मान के साथ जीने की आदत भी पड़ेगी। फिर आता है अक्षम को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। अक्षम छात्र यदि शिक्षा प्राप्त करेंगे, नौकरी करेंगे तो उनमें अलग अलग रहने की प्रवृत्ति खत्म होगी और वे मुख्य धारा में क्या होंगे, जुड़ेंगे और इससे समाज में अपराधी कम होंगे और समाज की क्या होगी, उन्नति होगी। आगे हम बात करते हैं बाधाएं, कि बच्चों को जो बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को हम दूर कैसे करेंगे। उन बाधाएं जो है तो उनको हम किस तरीके से दूर करें कि जो अक्षम बालक है वो भी सक्षम हो सके। तो पहला हमारा आता है सही तकनीक का अभाव। अक्षम छात्रों को पढ़ाने के लिए सही प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री या विशिष्ट तकनीक आदि आवश्यक है। जैसे दृष्टांत, जो छात्रों को ऐसे साधनों द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए जिससे उनके सुनने, स्पर्श करने आदि इंद्रियों का भी अधिक से अधिक उपयोग हो। उसी प्रकार बहरे छात्रों के लिए दृश्य सामग्री का भी उपयोग किया जा सकता है और इन तकनीकों का स्कूल में अभाव होता है जिससे अध्यापकों को अक्षम छात्रों को पढ़ाने में परेशानी होती है।
और ये बिल्कुल ही रियल फैक्ट वाली बात है कि अध्यापकों को उनकी जानकारी का अभाव रहता है। तो अध्यापकों को उनकी जानकारी का जो अभाव है उनको इस चीज़ का आभास करवाना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। जो बच्चे अक्षम हैं उनके लिए हमें कौन कौन सी फैसिलिटी करवानी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से पढ़ सकें। फिर आता है हीन भावना। हीन भावना में हम देखते हैं कि अक्षम छात्रों में कई बार हीन भावना आ जाती है, क्योंकि जब वो देखते हैं ना कि यार ये मुझसे इतना सक्षम है और मैं इतना अक्षम क्यों हूँ, तो उनमें क्या है, वे अन्य छात्रों से बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि जो समाज होता है, माता पिता होता है, अध्यापक आदि उन्हें कमतर समझते हैं, मुख्य धारा से उन्हें अलग रखते हैं। और इस व्यवहार को सहते सहते अक्षम छात्र हीन भावना का शिकार होकर सबसे मिलजुल कर नहीं पाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं और सामान्य छात्रों से जलन का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस तरह की हीन भावना को दूर करना चाहिए और उन्हें इस तरीके का व्यवहार सहने के लिए उन्हें नहीं करना चाहिए। उनको भी अच्छे छात्रों के साथ या सामान्य छात्रों के साथ उनको भी हमेशा मिलजुल कर कार्य करवाना चाहिए। फिर आता है विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव। देखो क्या होता है कि विकलांग जो छात्र होते हैं, जो व्हील चेयर पर चलते हैं ना, उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल स्कूलों के पट्टीदार रास्ता होता है, परंतु सभी स्कूलों में इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती है, जिससे कि छात्र स्कूल आने से पहले ही हतोत्साहित हो जाते हैं। मतलब जिन बच्चों को जिस फैसिलिटी की ज़रूरत है वो हो सकता है कि वो उस स्कूल में नहीं हो, तो उनमें क्या होता है, वो हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए बहुत ही धैर्य और सहानुभूति की ज़रूरत होती है। इसके लिए उचित प्रशिक्षित अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है, जो उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। प्रशिक्षण के अतिरिक्त अध्यापक को धैर्यवान और सहानुभूति युक्त भी होना चाहिए, परंतु ऐसे अध्यापक कम ही होते हैं जो इन छात्रों को प्यार से और सही तकनीक से पढ़ा सके। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की। राजनीतिक कारण में विकलांग या जो अक्षम बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, क्योंकि या तो वो वोट देने नहीं जाते हैं और जाते भी है तो परिवारजनों के कहने पर वोट देते हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियों इनके लिए कुछ करने में रुचि नहीं लेती है। आगे हम बात करते हैं अक्षमता की समता और समानता के उपाय, कि हम इनके लिए कौन कौन सी उपाय कर सकते हैं जिससे कि अक्षम बालकों को भी सक्षम छात्रों के साथ समान भागीदारी दिख सके या हो सके। और इसमें हम सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है पहला है हमारा समावेशी विद्यालय। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है, और मुख्य धारा से जो जोड़ने का जो उपाय है वो है समावेशी विद्यालय। और समावेशी विद्यालय में इस विचारधारा में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में जो प्रस्तावित हुई थी, इसमें ये बताया गया था कि जो अक्षम छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय परिवेश को डाला जाता है, उन्हें लर्निंग एक्सपीरियंस की योजनाएं बनाई जाती है और दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। मतलब ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध करवाना है जिससे अक्षम छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ में बिठाया जा सके। पहले विशेष विद्यालय की परिकल्पना थी जिसमें अक्षम छात्र अलग स्कूल में पढ़ते। स्कूल में तो उन्हें सभी छात्र अपने जैसे लगते हैं, पर जब स्कूल से निकल कर जब वे सामान्य वातावरण में जाते हैं तो वे समायोजित नहीं हो पाते हैं। तो समावेशी विद्यालय इस समस्या को दूर करता है और इसके अतिरिक्त सामान्य छात्र भी इन्हें समाज का अंग समझते हैं और इनसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के अतिरिक्त बराबरी का व्यवहार भी रखते हैं। और अभी यह कम है, परंतु समय के साथ ये क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड आता है बच्चों अवसरों की अधिकता। जो अक्षम छात्रों की सबसे बड़ी समस्या होती है, उन्हें किसी भी कार्य को करने में सामान्य छात्रों से अधिक समय लगता है। इसलिए समता के अंतर्गत यह उचित है कि उन्हें कार्य करने के लिए अधिक समय दिया जाए और सामान्य बच्चों में उन्हें अवसर भी अधिक मिले, जिससे कि वे अपनी गलतियां सुधार सके और सामान्य छात्रों की बराबरी कर सके।
मतलब उन्हें अवसरों में अधिकता देनी है और उन्हें टाइम देना है जिससे कि अपनी गलतियाँ सुधारे और सामान्य छात्रों की बराबरी कर सके। थर्ड पॉइंट है अपना संविधान प्रदत्त आरक्षण। भारतीय संविधान के अनुसार अक्षम लोगों को शिक्षा व नौकरियों में विशेष आरक्षण प्राप्त है, परंतु यह आरक्षण केवल शारीरिक अक्षमता तक ही सीमित है। आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक समस्या जैसे डिस्लेक्सिया और ADHD आदि से पीड़ित लोगों की सही पहचान कर उनके लिए कुछ प्रबंध किया जाए। मतलब संविधान में उन्हें विशेष नौकरियां दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वह आरक्षण केवल शारीरिक अक्षमता तक ही सीमित है और उन्हें हर तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए। फिर आता है जागरूकता। टीवी, समाचार पत्र व अन्य सामाजिक मीडिया की सहायता लेकर जनता को इन समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाए और अक्षम लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने के उपाय बताए जाए। बिल्कुल, कभी भी अक्षम जो छात्र होते हैं, जो अक्षम जो लोग होते हैं, उनको हमेशा सामान्य लोगों के बराबरी देनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी पहचान खुद बना सकें। तो बच्चों, आज हमने समता और समानता का 4th पार्ट पढ़ा है। अब आने वाले वीडियो में मैं राष्ट्रीयता और क्षेत्र से संबंधित समता व समानता के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगी।